अब हम बात करेंगे कि किस तरह के स्ट्रैटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाने के लिए इन द क्लासरूम। जैसे कि हमने देखा, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तो हमें कई सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। कुछ मॉडल्स में 3 स्टेप हो सकते हैं, 5 स्टेप्स हो सकते हैं, 8 स्टेप्स हो सकते हैं, 12 स्टेप्स हो सकते हैं। और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है इन मॉडल्स में वो भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम इस टर्मिनोलॉजी और स्टेप्स के पीछे देखते हैं तो जो फंडामेंटल बेसिक अप्रोच है, तो इन सारे मॉडल्स में वो कॉमन है। एक ही तरह का अप्रोच यूज़ किया जाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी कन्वीनियंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर मॉडल यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में सिखाने के लिए। और हमें एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए इस मॉडल को, यानी कि एक रिलेवेंट एग्जाम्पल जो कि बच्चे अपने रियल लाइफ में देख सकते हैं या फिर उससे रिलेट कर सकते हैं, उस तरह का एक एग्जाम्पल लेना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि इस मॉडल को रियल लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमें सारे बच्चों की मदद करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को बेहतर समझने के लिए। फिर कुछ बच्चे फास्ट होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, तो इसका मतलब है हमें सब बच्चों को टाइम देना चाहिए, एनफ टाइम, ताकि वो उस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सके और उस मेथड को समझ सके। फिर हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए, सजेशंस भी देने चाहिए, ताकि हम उनके थिंकिंग को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को अलग अलग नज़रिए से देखने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। और अगर वो कुछ गलतियां करते हैं, एरर्स करते हैं, तो उसे हमें मिसकॉन्सेप्शन के साथ लिंक करना पड़ता है। क्या ये कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है? और ये सिखाने के बाद हमें इस लर्निंग को रीइंफोर्स करना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिस यूज़ करके, कुछ रिवीजन यूज़ करके, कुछ होमवर्क देके। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स या फिर स्ट्रैटेजीज हम सिखा सकते हैं इन द क्लासरूम।